Hello, welcome to the foundation course in Humanities and Social Sciences, BSHF 101. Block 1, Human Society and its Evolution. Unit 1, Studying Human Beings. The topics that we will be covering are society, an introduction, human beings at the center of study of all disciplines, some tool of inquiry to unravel meaning, some limitations in study of society, some difficult questions, tips to know. The society as an introduction. What is a society? Society is a group of individuals. सोसाइटी एक लोगों का समूह है. इसमें दो तरह की सोसाइटीज होती हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स. सिंपल सोसाइटी में जैसे एक छोटा सा ग्रुप हो गया, एक गांव हो गया, जहाँ एक ही तरह के लोग रहते हैं या कम लोग रहते हैं, जो अपने विचार जिनके एक ही तरह के हैं, कल्चर भी एक ही तरह का है, पहनावा एक तरह का है. और जो कॉम्प्लेक्स है उसमें हर तरह के लोग रहते हैं, हर धर्म के लोग रह सकते हैं, हर तरह के कल्चर के लोग रहेंगे. जैसे अमेरिकन सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी है, नेशन सोसाइटी है, पूरे कंट्री की सोसाइटी, वो कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज में आती है. इसमें एमिल डर्खिम, ये एक फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट था, जिसने पहली बार सोसाइटी को ठीक तरह से एक अलग डिसिप्लिन बना के स्टडी करना शुरू करा. ये एनलाइटनमेंट पीरियड के बाद में हुआ. फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज एमिल डर्खिम, द सोशियोलॉजिस्ट ऑफ फ्रांस, हु स्टडीड इट एज अ सेपरेट डिसिप्लिन. सोसाइटी इससे पहले जो स्टडी होती थी वो फिलॉसफी में होती थी, जहाँ पर डिबेट होते थे कि सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, कैसी नहीं होनी चाहिए. और इसके साथ ही ये भी होता था कि जो ट्रैवलर्स थे, जो कभी किसी देश में चले गए, कभी किसी दूसरी जगह पर चले गए, कई कई दिन लगते थे जाने में, उसके बारे में ऑब्जर्व करके वो अपने बुक्स में लिखा करते थे कि ये ऐसा हो या ये ऐसा हो. मगर वो एक लिमिटेड सी स्टडी रह गई थी, अच्छी तरह से अलग तरीके से सोसाइटी के बारे में नहीं कुछ ज्ञान पता करा गया. इसके बारे में जो स्टडी होती थी वो तीन चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया गया, ऑर्डर, रैशनैलिटी और मटेरियलिज्म. मगर इन तीनों की दो चीज़ के ऊपर कंसंट्रेशन थी. एक तो वैल्यूज, दूसरा ह्यूमन कोएग्जिस्टेंस. वैल्यूज क्या होता है? वैल्यूज वो जो आदमी का अपना व्यवहार है, जिसको वो सबसे ऊंचा मानता है कि हर चीज़ में यही करना है. जैसे कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे पूजा करनी है, कैसे बाहर आना जाना है, क्या करना चाहिए ज़िंदगी में, क्या नहीं करना चाहिए, भगवान कौन है, क्या है, धर्म क्या है. और इसके साथ में जो ह्यूमन कोएग्जिस्टेंस है, आपस में लोगों का व्यवहार कैसा हो. ह्यूमन कोएग्जिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से रिलेशनशिप्स बनती हैं. उसके बाद में जो ध्यान दिया गया वो कार्ल मार्क्स, इसने इसको थोड़ा सा आगे बताया. इसने सोशल फॉर्मेशन वर्ड यूज किया है. व्हाट इज द सोशल फॉर्मेशन? सोशल फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन थ्री थिंग्स, इकोनॉमिक, आइडियोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल. इकोनॉमिक थिंग्स कि पैसा कैसा हो, किस तरीके से वो चीज़ खरीदेंगे बेचेंगे. आइडियाज़ कैसे, आइडियोलॉजिकल, पॉलिटिकल की वहाँ पर गवर्नमेंट कैसी हो. फिर उसके बाद में सर एंथनी गिडिंस जे आए. इन्होंने कहा कि हम सोशल फॉर्मेशन, सोशल सिस्टम यूज़ करेंगे. उन्होंने सोसाइटी को नेशन स्टेट के साथ में करा. नेशन स्टेट यानी कि कंट्री एज ए होल. उस कंट्री एज ए होल को इसके साथ में आइडेंटिफाई किया गया. इसके बाद में ह्यूमन बींग्स एट द सेंटर ऑफ स्टडी ऑफ ऑल डिसिप्लिन्स. ह्यूमन बींग्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बगैर ह्यूमन बींग्स के हम कभी भी सोसाइटी के ऊपर नहीं आ सकते. अगर ह्यूमन बींग्स है नहीं तो हम भी क्या उसके बारे में कुछ बताएंगे या पढ़ेंगे. इसका मतलब आदमी के अंदर क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, और उसको बाहर में
दूसरों के साथ में उसका कैसे व्यवहार हो रहा है, उसका एक्सप्रेशन कैसे हो रहा है, उस चीज़ को देखना है। इसमें सारी की सारी चीज़ें, जैसे वैल्यूज़ आ गई, ह्यूमन वैल्यूज़ क्या हैं, आदमी किस चीज़ का रेस्पेक्ट करता है, किस चीज़ को मानता है, किस चीज़ को नहीं मानता, कौन सा धर्म है जिसको वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, जिसके हिसाब से वो चलना चाहता है, कौन सा नहीं है। धर्म के बीच में भी कई चीज़ें चेंज हो सकती हैं। मैनी थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑब्जर्व इन अ ह्यूमन बीइंग, and how he behaves in different situations, different reactions of human beings, that is important. हमारी जो नॉलेज है वो ऑब्जर्वेशन से आती है, और ऑब्जर्वेशन ह्यूमन बीइंग कैसे देखता है आसपास की चीज़ों को, यह देखना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। नेक्स्ट टॉपिक है सम टूल्स ऑफ इंक्वायरी टू अनरेवल मीनिंग्स। सम टूल्स ऑफ इंक्वायरी टू अनरेवल मीनिंग्स। इसमें ऐसे लगता है कि ह्यूमन बीइंग्स का एक एग्रीगेशन है, एक समूह है, मगर ये सही नहीं है। इट लुक्स लाइक दैट इट इज ए सिंपल एग्रीगेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ऑफ द सोसाइटी। एक्चुअली इज नॉट लाइक दिस। इट गिव्स वैल्यूज फॉर सोशल लिविंग। हाउ दीज वैल्यूज आर फॉर्म्ड and which type of values are these? These are equality, mutual relationships, toleration of others, which give effect to personal relations, love, marriage, etc. And how to prioritize these things. This is important. ये चीज़ें हैं कि हमें जैसे समूह देखने को लगता है, सिर्फ उधर तक ही हमारी स्टडी लिमिटेड नहीं हो सकती। जो प्रॉब्लम आती है वो यहीं पर आती है कि आदमी की वैल्यूज़ क्या हैं, और उसको वो उससे क्या क्या आगे फ़र्क पड़ता है सोसाइटी में। वैल्यूज़ जैसे हो सकती है कि इक्वालिटी की, सारे इक्वल हैं, फिर टॉलरेंस की, एक दूसरे को टॉलरेट कैसे कर सकते हैं, उसके आदमी के बीच में क्या क्वालिटी है कि वो टॉलरेट कर भी सकता है कि नहीं कर सकता है, और उसके अनुसार वो आगे जो है वो किस चीज़ को इफेक्ट करता है कि उसकी पर्सनल रिलेशनशिप, उसकी वैल्यूज़ के हिसाब से उसके पड़ोसी के साथ में उसके कैसे संबंध है, उसके आपस में कैसे संबंध है, जिससे उसकी फ्रेंडशिप हो सके या लड़ाई हो। कोई एक ही चीज़ हो सकती है। क्या वो एक दूसरे को देख भी सकता है, क्या उसकी हरकतों को बर्दाश्त कर सकता है या नहीं। अब इन चीज़ों को देखने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात आई कि क्या ग्रोथ जरूरी है या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स। व्हाट इज द ग्रोथ? ग्रोथ की सोसाइटी किस तरीके से आगे बढ़े, या वापस या वहीं का वहीं रह जाए, या जो कुछ भी सोसाइटी के बीच में हो रहा है वो एक दूसरे को ठीक तरह से कैसे उसका फायदा हो, जिससे कि सारे सोसाइटी बड़ी एक हेल्दी सोसाइटी मानी जाए। इसमें 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि सोशल रियलिटी। व्हाट इज द सोशल रियलिटी? वेदर दैट सोशल रियलिटी इज देयर और नॉट, वेदर दैट सोशल रियलिटी is truly depicting the picture. If it looks like something, whether it is behind the scene also or not. The third thing comes is whether that social phenomena is covering all the aspects or not. सोशल रियलिटी 3 तरह की चीज़ें इसमें देखी जाती हैं कि क्या सोशल रियलिटी है। दूसरी चीज़, क्या सोशल रियलिटी जो दिख रही है वैसी अंदर भी है, असल में भी वैसी है। तीसरी चीज़, क्या उस सोशल रियलिटी को जिसको हम देख रहे हैं वो सारी की सारी चीज़ों को देख रही है, सब चीज़ों को कवर अप कर रही है कि नहीं कर रही है। कार्ल मार्क्स ने यही कहा कि इफ द अपीरेंट वर रियल, if the apparent were real, then there would be no need of a science. Next topic आता है some limitations in studies of society. It should guide all the studies in impartial and objective view. Moreover, there should be some definite analysis and prediction.
for an incident. इस स्टडी में, सोसाइटी की स्टडी में कुछ कमियां हैं। वो ये आती हैं कि जो भी हम स्टडी करते हैं वो बिल्कुल इम्पार्शियल होनी चाहिए, किसी तरफ हमारा पहले से झुकाव नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे हम किसी चीज़ को देखते हैं वैसे वैसे ही हम उसकी स्टडी करें और उसका एनालिसिस करें, और उसके बेसिस पर ही हम कोई आगे फोरकास्ट कर सके कि ऐसे हो सकता है या ऐसे होगा। तब तो वह स्टडी एक कामयाब स्टडी है और एक अच्छी स्टडी है। नहीं तो अगर हम पहले ही हम सोच के चलेंगे कि ऐसे करना है या वैसे करना है, तो एक गलत तरीके की स्टडी होगी। यह लिमिटेशन आमतौर पर आती है क्योंकि कोई अगर किसी चीज़ को पसंद करता है तो उसके हिसाब से सोसाइटी के बारे में लिख देता है, कोई अगर दूसरी तरीके से पसंद करता है तो उसके हिसाब से अपने बारे में लिख देता है। तो इस तरीके से ट्रू नेचर सोसाइटी का सामने नहीं आ पाता। तो इसका मतलब यही हुआ, द लाइंस ऑफ इंक्वायरी सजेस्टेड शुड गाइड ऑल स्टडीज ऑफ सोसाइटी फॉर एन इम्पार्शियल एंड ऑब्जेक्टिव व्यू। नेक्स्ट टॉपिक है सम डिफिकल्ट क्वेश्चन। डिफिकल्ट क्वेश्चन क्या है? जैसे एक एग्जांपल है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। व्हाट इज द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन? टू राइट एनीथिंग अबाउट एनी पर्सन और एनी सोसाइटी और एनी हैपनिंग इन द सोसाइटी और एनी कल्चर। इसका मतलब कि अगर हम कुछ भी किसी के बारे में बताना चाहते हैं तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, ये हमारा फ्रीडम है। जैसे कि अगर मैं कोई चीज़ गलत देख रहा हूं तो मैं उसके बारे में लिख सकता हूँ ये गलत है, भले दूसरों से पसंद करें या ना करें। मगर इससे उल्टा इफेक्ट भी हो सकता है। जैसे प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में कई कुछ लिखा गया, एक सैतानिक वर्सेस करके एक किताब लिखी गई जिसके कारण बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। उसको सलमान रश्दी जिसने ये बुक बनाई थी उसको अपने आप को बचाना पड़ा, वो छुप गया कहीं, गवर्नमेंट को उसे प्रोटेक्शन देनी पड़ी। तो क्या ये सही है ऐसा लिखना या नहीं? क्या इसमें कुछ रिजर्वेशंस हो या नहीं हो? ये एक क्वेश्चन है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़ा ही मुश्किल सवाल है कि क्या लिखा जाए। तो अगर कोई चीज़ ऐसी, हमें ये भी ध्यान रखना है लिखते टाइम पर कि अगर कोई सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके हम सेंटिमेंट्स को डिस्टर्ब करते हैं, तो वो चीज़ को हम अगर टच करें तो सही तरीके से टच करें, ना कि गलत तरीके से, जिससे कि वो ब्लास्फेमी हो जाए या एक गलत बात हो जाए और लोग उसके खिलाफ खड़े हो जाए। यह चीज़ नहीं होनी चाहिए। An influential happening around us these days is a new world order in which violence has become an important tool of social change. आजकल हमारे आसपास में कोई एक ऐसी चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है जिससे कि वायलेंस, जैसे कि मारधाड़ और जो क्राइम है, जो हमले करने हैं, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल बन गया है जिससे कि सोशल चेंज हो जाता है। जैसे कि अमेरिका ने इराक के ऊपर हमला कर दिया। अब वहाँ पर पहले सोसाइटी कुछ और तरह की थी, वहाँ पर एक डिक्टेटर था, उसके बाद वहाँ पर कुर्दिश आ गए, उन्होंने अपना अलग तरह से सोसाइटी बना दी। अब वो काफ़ी डेमोक्रेटिक टाइप हो गया। तो ये वायलेंस से ये चीज़ चेंज हुई, लड़ाई झगड़े से ये चीज़ चेंज हुई। कुछ लोग अंदर से रिवॉल्यूशन कर देते हैं, जैसे रूस में रिवॉल्यूशन आया तो वहाँ पर कुछ और तरह की सोसाइटी बन गई, कम्युनिज्म आ गया। अब फिर उसके बीच में चेंज हुआ जिससे कि वो वहाँ डेमोक्रेसी फिर से आ गई। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। टिप्स टू नो। फर्स्ट इज नॉलेज वर्सेस प्रोपेगेंडा। व्हाट इज द नॉलेज? इट इज टू ऑब्जर्व समथिंग without having any bias, without having any reservation in mind. And propaganda is to spread something with preconceived mind to achieve some political, social or economic objective. पहला टॉपिक है नॉलेज वर्सेस प्रोपेगेंडा। नॉलेज तो वो हो गया जो हमने चीज़ देखी है और उसको देख के हम अपना व्यू फॉर्म कर रहे हैं, और प्रोपेगेंडा वो है जो हमने चीज़ फैलाई है, उसका कोई हमारा एक ऑब्जेक्टिव है, हमें ये चीज़ अचीव करनी है। जैसे कि अमेरिकन अच्छे हैं और रशियंस बुरे हैं, अगर ये हमने फैला दिया तो वो एक प्रोपेगेंडा हुआ। बट अगर हमने
एक चीज़ की ऑब्जर्वेशन करी है, एक स्टडी करी है, और उससे हमें पता चला कि भाई ये दोनों ही बुरे हैं, क्योंकि ये दोनों गलत काम कर रहे हैं, लड़ाइयाँ कर रहे हैं और सारी दुनिया को लड़ा रहे हैं, तो ये एक नॉलेज है। नेक्स्ट टॉपिक, मैनी साइडेड नेचर ऑफ सोशल रियलिटी। सोशल रियलिटी सिर्फ जो दिखती है वैसी नहीं होती, उसके अंदर क्या हो रहा है, इसके लिए हमें हर तरह की चीज़ों की स्टडी करनी पड़ती है। We have to cover every aspect of social reality. We cannot overlook any aspect of social reality. There are two essential ingredients. First is objectivity, second is uniformity. Objectivity means impartial approach, and uniformity means applying it throughout the course. ऑब्जेक्टिविटी का मतलब हुआ कि हम बिना किसी रिजर्वेशन के किसी एक चीज़ को हम देख रहे हैं और उसकी हम स्टडी कर रहे हैं, और यूनिफॉर्मिटी का मतलब हुआ कि हमने उस ऑब्जर्वेशन को पूरी स्टडी में अप्लाई किया, इकट्ठा किया, यह नहीं कि किसी एक जगह पर हमने उसे रख दिया है। गांधी जी's advice, he says that we are not making a true study. We are making a study, we are acquiring knowledge only to earn, and that is not the true depiction of the study. गांधी जी ने कहा है कि जो स्टडी है वो हम उसके सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ पढ़ाई करते हैं कुछ कमाने के लिए, नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए, मगर वो एक सही तरीका नहीं है। हमें नॉलेज के लिए लेके आनी है, उसी की हमें स्टडी करनी है। Well, students, this is the end of this session. Thank you.